हेलो गाइस। आज हम बात करते हैं कि बोनस शेयर्स के रिगार्डिंग हम टैक्स प्लानिंग किस तरह से करते हैं। तो अनदर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग जब आप करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कि जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उसमें हम टैक्स कंसिडरेशंस क्या क्या हैं। तो इसमें हम देखेंगे बोनस शेयर्स क्या होते हैं, कैसे कंपनी इशू, क्या सोर्सेज हो सकते हैं और किस तरह से कंपनी जो है क्या टैक्स कंसिडरेशन, क्या क्या एस्पेक्ट कंपनी के लिए होंगे और क्या क्या एस्पेक्ट जो है शेयर होल्डर्स के लिए होंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो बोनस शेयर्स के हैं, हम पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग में कि जो कंपनी के फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शेयर होल्डर्स को इशू करती है कि जब कंपनी को लगता है कि उनके पास सरप्लस प्रॉफिट्स हैं तो कंपनी उन रिजर्व्स को क्या करती है, कैपिटलाइज करती है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी को कोई पब्लिक इशू नहीं लाना पड़ता, तो कंपनी अपने रिजर्व्स को ही क्या कर रही है, मतलब वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है। तो इसलिए हम इसको प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसको हम फ्री शेयर्स भी कहते हैं, बोनस शेयर्स को। इंडिया में कोई भी कंपनी डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर्स नहीं दे सकती है। डिविडेंड अलग होगा, बोनस शेयर्स अलग से इशू होंगे। तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब सोर्सेज ऑफ इशू जो है, जितने भी हमारे फ्री रिजर्व्स होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व है जो प्योरली आपने जेन्युइन प्रॉफिट से क्रिएट किए, कैपिटल नेचर के नहीं होंगे। जनरल रिजर्व, सरप्लस अकाउंट और यू में से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये हम लिखते हैं वहां पे कि फुली पेड शेयर जब भी कंपनी इशू करेगी, फुली पेड बोनस शेयर, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करती है, पार्टली पेड के लिए यूज नहीं कर सकती। एक्सेप्शंस क्या है कि कैपिटल रिजर्व में से या फिर स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए रिजर्व्स के हैं क्रिएट हुए हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं कि जब कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो 6 मंथ्स के अंदर कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर लेके आना होता है पैसा, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक स्पेसिफाइड पर्पज है, तो उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, उसमें से बोनस शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती। तो टैक्स कंसिडरेशन देखेंगे कंपनी के लिए क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स क्या हैं, अवेलेबल हैं, कौन कौन सा टैक्स बेनिफिट्स है। ऑलमोस्ट हम सारा कुछ पीछे डिविडेंड के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो उसी का ही एक तरह से रेपिटेशन ही है ये, बस ये पार्ट अलग है। बोनस शेयर उसी में से ही हम निकालेंगे जो हमने डीम डिविडेंड का टॉपिक पढ़े थे 222 ए में, 222 सॉरी 222 A B C D और E। तो देखो पहले हम टैक्स कंसिडरेशन कंपनी, केस 1 है कि कंपनी के लिए टैक्स कंसिडरेशन क्या क्या है। अगर कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देती, तो बोनस शेयर तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही इशू करती है, प्रेफरेंस को तो नहीं देती। तो इसलिए इसको हम डिविडेंड ट्रीट नहीं करेंगे, कंपनी पे डीडीटी भी नहीं लगेगा, क्योंकि इससे कंपनी की कैपिटल इंक्रीज हुई है। क्योंकि डिविडेंड के बदले में भी बताया कि कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती इंडिया में। और अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को, ये मैंने 222C के अंदर आपको बताया था, 222C के अंदर कि जब भी कंपनी लिक्विडेशन के केस में लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है, तो जितनी पेमेंट उनको हुई है उसमें से जितना पैसा रिजर्व्स एंड सरप्लस अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दैट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, उसके ऊपर तो कैपिटल वापस होगी। तो जितना पैसा रिजर्व एंड सरप्लस तक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तक है, वो तो हमारा क्या होगा, और डिम डिविडेंड रेट होगा, कंपनी उस पर डीडीटी पेमेंट करेगी। तो कंपनी पे पहला इफेक्ट क्या है, डीडीटी देना पड़ेगा अगर ये डिम डिविडेंड की फॉर्म है तो। इसी तरह हमने 222D के अंदर पढ़ा था कि अगर कंपनी अपने रिड्यूस करती है शेयर कैपिटल, क्योंकि 10 में से 2 रुपए वापस दे दी, तो ये भी एक बेनिफिट है, क्योंकि कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल रिडक्शन हाई कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं कर सकती है। एक था। दूसरा, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी कंसेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद इसके लिए कंपनी एसआर पास करती है। तो यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कंपनी इनडायरेक्टली बेनिफिट दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये भी जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम डीम डिविडेंड मानेंगे, इसको हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो डीडीटी लगेगा। अगर शेयर होल्डर अपने शेयर्स को सेल कर देते हैं तो यहाँ तो कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं है, शेयर होल्डर को हमने शेयर दिए बोनस शेयर, तो सेल करते हैं तो टैक्स भी खुद ही देंगे, तो कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये था इक्विटी शेयर होल्डर का केस। दूसरा है अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो अगर कंपनी बोनस शेयर्स प्रेफरेंस को देती है, ये हमने पढ़ा था केस जो है सेक्शन 222B के अंदर,
कि जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या करती है, डिबेंचर स्टॉक देती है, कोई बॉन्ड्स देती है, डिबेंचर्स देती है, तो वो और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दे देती है, बेनिफिट देने के लिए बोनस शेयर इशू करती है। आउट कैपिटलाइज वहां लिखा था वर्ड, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस दे रही है क्योंकि वैसे तो दे नहीं सकती, तो दिस इज अ बेनिफिट, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, क्योंकि चालाकी खेली यहाँ कंपनी ने कि हमने तो बेनिफिट दिया है, तो बेनिफिट क्या है, ये डीम्ड डिविडेंड है, तो कंपनी को डीडीटी देना पड़ेगा, तो ये इफेक्ट आएगा कंपनी में। दूसरा पार्ट जो आपको अभी वहां बताया मैंने कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को क्या करती है, रिड्यूस करती है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए नो टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि इनको तो क्या है, लिक्विडेशन के केस में भी कैपिटल क्या मिलता है, पहले मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर, इसलिए दोनों केस अप्लाई नहीं होते हैं। और अगर शेयर होल्डर अपने बोनस शेयर जो मिले उनको सेल करते हैं तो कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, वो शेयर होल्डर की अपनी लायबिलिटी, तो कंपनी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है तो उससे क्या है, अगर कंपनी की अथोराइज कैपिटल की लिमिट इंक्रीज होती है तो वो क्या होगा, कैपिटल बढ़वाएगी कंपनी, उसके लिए फीस लगेगी, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सुप्रीम कोर्ट का केस था, पहले हम इसको नहीं मानते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि दिस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अदर एक्सपेंसेस को प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के एक्सपेंसेस है, तो दीज आर जनरल नेचर। सुप्रीम कोर्ट 2006 का केस था, तो वहां डिसाइड किया गया था कि इस तरह के जितने भी इनको छोड़ के अथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करने के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे दीज विल बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कंपनी का इफेक्ट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पी&एल में आएगा, डिडक्शन मिल जाएगी, तो टैक्स कम हो जाएगा। तो ये इफेक्ट था इक्विटी शेयर होल्डर के केस में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में। और एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या करेंगे कंपनी पे, इन पे कौन कौन से, तो मोस्टली क्या डीडीटी लगेगा, ये हमने पढ़ा है अभी तक। तो नेक्स्ट देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को अगर बोनस शेयर रिसीव होते हैं तो दिस इज नॉट देयर इनकम एंड शैल नॉट बी टैक्सेबल, कैपिटल पे थोड़ी टैक्स लगेगा, जब सेल करेंगे तो देखेंगे। बोनस शेयर्स वो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का टॉपिक जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो वो डीम डिविडेंड है, कंपनी ने डीडीटी दे दिया तो इनके हैंड में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तीसरा केस लिक्विडेशन के टाइम पे, तो वो भी डीम डिविडेंड था, कंपनी ने डीडीटी पे कर दिया, इनके हैंड्स में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लास्ट केस वहां बताया था कि अगर शेयर होल्डर अपने शेयर सेल करते हैं तो कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये उस पे क्या देंगे, कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट करेंगे, दैट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, वो अकॉर्डिंग टू होल्डिंग पीरियड डिसाइड करेंगे। तो लास्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ट्रीटमेंट, कि अगर इनको कंपनी इन लीव ऑफ कि बोनस शेयर वैसे तो दे नहीं सकती, अगर दे देती है तो डीम डिविडेंड होगा, कंपनी उस पर डीडीटी पेमेंट करेगी, इनके हैंड में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, ये इनकी इनकम नहीं है क्योंकि कंपनी उस पर भी क्या करती है, डीडीटी पेमेंट करती है। लिक्विडेशन के केस में इनको मिलता ही नहीं, इन पर क्लॉज ही अप्लाई नहीं होता, सरप्लस एसेट में से इनको तो कुछ मिलता ही नहीं है, और तो जो भी मिलेगा किसको मिलेगा, इक्विटी, अनटिल अनलेस इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो इसलिए कोई टैक्स नहीं। अगर ये अपने शेयर सेल करते हैं, सेम ट्रीटमेंट जैसा इक्विटी में हुआ है, कि होल्डिंग पीरियड पे ये चीज डिपेंड करेगी कि कब आपने सेल किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एसेट होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या है, गेन होगा, तो टैक्स आपको क्या है, देना पड़ेगा। तो सेम ही है देखो, ऑलमोस्ट, थोड़ा सा डिफरेंस बस फर्स्ट में आ गया। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल गेन क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, वो डिपेंड करेगा लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है, तो उसके ऊपर 12 महीने और 24 महीने का जो हमारा पीरियड होता है होल्डिंग करने का, लिस्टेड के केस में हम मोस्टली बात करते हैं तो 12 मंथ्स की बात करते हैं। अगर 12 मंथ्स तक आप रखते हैं कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, चाहे शेयर हो, यूनिट्स हो, तो वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर 12 मंथ से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो अकॉर्डिंगली एलटीसीजी या एसटीसीजी बनेगी। अब यहाँ पे बात आती है कि जब आप बोनस शेयर इश्यू करते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, परचेज करने की कॉस्ट क्या आएगी। 2001 से पहले अगर ये बोनस शेयर्स के हैं अलॉट हुए हैं, पहले तो ये देखना कि अगर ये बोनस शेयर्स मिले हैं किसी शेयर होल्डर को 2001 से पहले या फिर 2001 को या उसके बाद, ये जरूर डेट आपको चेक करना है। अगर उससे पहले मिले हैं तो फ्री नहीं मिलते, तो उसके लिए शेयर होल्डर को पेमेंट करना होता था। तो एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू जो 1 अप्रैल 2001 को है, विच एवर इज बेनिफिशियल, तो नेचुरल एफएमवी ज्यादा होगी, आज उसकी मार्केट वैल्यू तो ज्यादा होगी।
तो इसलिए दोनों में से जो, तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी जब आप सेल कंसिडरेशन में से माइनस करेंगे परचेज की कॉस्ट, तो एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज बेनिफिशियल, तो बोलेंगे माइनस करके एलटीसीजी एसटीसीजी आ जाएगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट है नहीं है वो बाद में देखेंगे। बोनस शेयर अगर 1/4/2001 को या उसके बाद अगर कंपनी अलॉट करती है तो फ्री में, हमने स्टार्टिंग में बताया कि बोनस शेयर आर आल्सो कॉल्ड फ्री शेयर्स, तो फ्री में मिलते हैं तो नील हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको डेट जरूर देखनी है कि बोनस शेयर 1/4/2001 से पहले अलॉट हुए या फिर 1/4/2001 को या 2001 के बाद में, क्योंकि 2001 से पहले हमें पेमेंट करना होता था। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज बेनिफिशियल, और 1/4/2001 को या उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट नील हो जाएगी। ये मैंने बता दिया कैपिटल गेन कौन सा होगा। तो ये हमारा टैक्स कंसिडरेशन था बोनस शेयर्स के केस में कि किस तरह से हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने, कैसे टैक्स प्लानिंग करते हैं। तो हैप्पी लर्निंग, स्टे विद मी एट माय चैनल पंकज सर क्लासेस, सेम फेसबुक पेज है, वहाँ भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी अपनी वैल्यूबल जो है पोस्ट करें। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन का लास्ट टॉपिक था, तो ये हमारा टॉपिक ओवर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्या करते हैं, इसके बाद केस स्टडीज करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे वेल, स्टे एट होम। थैंक यू very much.